जय भीम। साथियों, आज बात करेंगे शहीद आजम सरदार भगत सिंह के बारे में, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लालगंज लाहौर के एक गांव में हुआ, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है। साथियों, आज उस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं जिस पर्सन को आज बहुत सारे लोग अलग अलग थॉट, अलग अलग नजरों से देखते हैं कि भाई भगत सिंह एक क्रांतिकारी, एक लड़ने वाला शख्स, एक मारने वाला शख्स, बंदूक, गोली, तोप, इसको मार दो, उसको मार दो, इस तरह के थॉट्स आपके मन में शहीद आजम भगत सिंह का नाम सुनते ही आते होंगे। लेकिन भगत सिंह की हकीकत भी आपको जाननी चाहिए। जिस तरीके से बहुत सारे इतिहासकारों ने भगत सिंह को आपके समक्ष पेश करा, हकीकत में असल मायने में भगत सिंह सिर्फ वही नहीं है। साथियों, भगत सिंह के अंदर आजादी के लिए इतना जज्बा था कि कम उम्र से ही आप सोच सकते हैं कि जब शुरुआत में बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ने बिठाया जाता है, कितना दिमाग होता है उसके अंदर। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल बनाया गया था, उस स्कूल के अंदर शहीद आजम भगत सिंह ने पढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने डीएवी कॉलेज जो उसके अंदर पढ़ना पसंद किया, और बचपन से ही आजादी के लिए वो इतना समर्पण, इतना त्याग था उनके अंदर। उन्होंने अपने स्कूल के दौरान, एक छोटा सा बच्चा, इस स्कूल के दौरान, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि भगत सिंह कितने सोशल रिवोल्यूशनरी पर्सन थे कि स्कूल के अंदर पढ़ने के बाद स्कूल से बाहर के उन्होंने 50 से ज्यादा किताबों का अध्ययन कर लिया। आप विचार कर सकते हैं कि क्या आज का बच्चा 10 किताबें में पूरी पढ़ सकता है अपने विद्यालय की छोड़ के बाहर की। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने छोटी सी उम्र में अपने स्कूल से, मतलब अपने अध्ययन से बाहर निकलने के बाद कम से कम 50 से ज्यादा किताबें अपने स्कूल से बाहर की पढ़ ली थी। साथियों, भगत सिंह का वो क्रांतिकारी जोश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो जज्बा रखना चाहता हूं। मैं आपको लेके चलता हूं 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग कांड आप सबको याद होगा। उस कांड ने देश की रूह को हिला के रख दिया था। बहुत सारे तमाम देश के क्रांतिकारी साथी, देश के बहुत मासूम लोग उसमें मारे गए थे। जब जनरल डायर ने गोलियां बरसाई, तोप बरसाई, और सब लोग उसमें मारे गए। कोई कुएं के अंदर कूद गया, कोई दीवार कूदते हुए मर गया। आज भी उस कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है तो लाल निकलता है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। जब शहीद आजम भगत सिंह उस मिट्टी को, उस धरती को देखने पहुंचे, आप समझ रहे हैं 1907 में शहीद आजम भगत सिंह पैदा हुए। 1919 कितनी उम्र रही होगी? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आज 12-13 साल का बच्चा, उसके अंदर क्या क्रांति का, क्या देशभक्ति का जुनून रहा होगा कि वो जलियांवाला बाग कांड पहुंच गया। वहां उसने जाके देखा कि मिट्टी पूरी लाल पड़ी है, देशभक्त मरे हुए पड़े हैं, कुएं के अंदर पानी लाल पड़ा है। भगत सिंह ने उस मिट्टी को उठाया और भर लिया और ले जाके एक बोतल में डाल लिया और बैठ के सोचने लगा कि यार देशभक्त मरते रहेंगे, देश कब आजाद होगा। ये सारी चीजें वो मन ही मन सोचने लगा। साथियों, एक समय का किस्सा है, बड़ा रोचक किस्सा है कि उनके पिता आम की खेती कर रहे थे, गुठली डाल रहे थे। जब मट्टी डाल रहे थे तो भगत सिंह वहां पहुंचे कि बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं गुठली डाल रहा हूं, इससे आम का विशाल पेड़ बनेगा, बहुत सारे आम निकलेंगे। तो भगत सिंह के मन में एक थॉट आया कि मैं यहाँ पे कट्टे बंदूक की, पिस्तौल की खेती करूंगा। मैं उसे मिट्टी के अंदर दाबूंगा ताकि पिस्तौल का एक खेत बने, एक पेड़ बने और उसके अंदर बहुत सारी पिस्तौल निकले। आप समझ सकते हैं उनके पिताजी सोचने लगे कि भगत सिंह इतनी कम उम्र में क्या क्या सोच रहा है। साथियों, 1920 में गांधी को देश से बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा था, क्योंकि गांधी ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा हुआ था, यानी कि असहयोग आंदोलन। वो असहयोग आंदोलन जिसमें गांधी ये कहते थे कि भाई अंग्रेजों का लाया, अंग्रेजों का दिया कोई भी सामान ना खरीदो, ना उसका लेन देन करो, तो अंग्रेजों का दिमाग खराब हो जाएगा, वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। हमें ना कोई किसी को मारना है, ना कोई क्रांति ऐसी करनी है, बिना मारे मैं उनको यहां से भगा दूंगा। बस आप इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समर्थन करो। और देश के तमाम लोग उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे। शहीद आजम भगत सिंह भी बहुत कम उम्र में उस नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन के अंदर हिस्सा ले लिया, और जहां भी आजादी के नारे लगते थे वहां जाके शहीद आजम भगत सिंह खड़े हो जाते थे। वो बहुत तार्किक पर्सन थे, बहुत तार्किक थे, बिना वजह कहीं नहीं जाते थे। लेकिन आजादी का नाम सुनते ही जहां भी आजादी का शब्द होता था वहां भगत सिंह जाके खड़े हो जाते थे, आजादी के नारे लगाया करते थे। साथियों, उसी दौरान चोरा चोरी एक कांड हुआ, आपने सुना होगा। चोरा चोरी कांड के अंदर कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, देश के क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा लाया गया जो भी सामान था, जैसे अंग्रेजी शराब की दुकान, अंग्रेजी कपड़ों की दुकान और बहुत सारी अंग्रेजी जो चीज थी, उसका विरोध करते हुए वो लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ, इस तरह के नारे लग रहे थे। हम तुम्हारी शराब नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारा कुछ भी कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजी कुछ भी कारोबार नहीं होने देंगे। तो फिर वहां का जो जमींदार था वो जाके थाने पहुंचा और थाने में जाके एक दरोगा से कहा कि साहब ये आंदोलन रुकवा दीजिए, साहब ये आंदोलन रुकवा दीजिए,
हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगी, हमारा धंधा बंद हो जाएगा, ये आंदोलन रुकवाइए। तो जैसे ही वो दरोगा बाहर आया, उस दरोगा ने बाहर आके लोगों से कहा कि आप ये आंदोलन खत्म कर दीजिए, यह आंदोलन खत्म कर दीजिए। बार बार समझाने पे जब लोग नहीं माने, लोगों ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों का लाया कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम अंग्रेजों का लाया कोई सामान नहीं खरीदेंगे, यही तो हम कह रहे हैं, इससे किसी को क्या दिक्कत है, हम नहीं खरीदेंगे। वो फिर से नारेबाजी करने लगे और दरोगा ने हवाई फायरिंग की। जब लोग नहीं माने तो दरोगा ने एक एक करके कुछ लोगों को गोलियां मार दी, कुछ लोग मर गए, लेकिन दरोगा पूरी तरीके से तैयार नहीं था। वहां करीब 4000 लोगों की भीड़ थी, उससे भी ज्यादा क्रांतिकारियों की भीड़ थी, जिन लोगों के अंदर जुनून सवार था कि आजाद होना है, जिन लोगों के अंदर जुनून सवार था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों को भारत देश से भगाना है। साथियों, उसी दौरान जब दरोगा की गोलियां खत्म हो गई तो चोरा चोरी कांड के अंदर जितने लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने दरोगा को मारना पीटना शुरू किया। जब पुलिस वाले थाने के अंदर भागे तो वहां आंदोलन करने वाले लोगों को, क्योंकि मौत हो गई थी भाई, दरोगा ने गोली से मार दिया था भाई, देश के बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। उसके बाद थाने को आग लगा दी गई, करीब 17 से 18 लोग उसमें मारे गए। तो एक बहुत 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 ऐसी चीज हुई कि गांधी ने अपना कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कि मैंने मना किया था कोई ऐसी आगजनी नहीं करनी है, मैंने मना किया था कि किसी को नहीं मारना है। उस दौरान भगत सिंह जैसे लोगों के मन में जुनून सवार हुआ कि नहीं, अब तो मारना पड़ेगा, अब तो पीटना पड़ेगा, अब तो आजादी ऐसे नहीं मिलेगी। क्योंकि गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, वो सफलता की ओर जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे वापस ले लिया। अब सब लोग इससे बहुत ज्यादा स्तब्ध रह गए कि अब आजादी कैसे मिलेगी। तब भारत देश के अंदर दो दल बने आजादी के लिए, एक नरम दल और एक साथियों पिस्तौल की बंदूक की क्रांति बाद में आई, लेकिन सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह ने विचारों की क्रांति करने का प्रयास किया। साथियों करीब 1924 में उन्हीं दोनों शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय के कॉलेज में जो पाकिस्तान में स्थित था उसको ज्वाइन किया और वहां जाने के बाद करीब 300 से ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ दी। एकाकीकरण की भावना उनके अंदर थी, कुछ कर गुजर जाने की भावना उनके अंदर थी। उसी दौरान उनकी मां ने उनसे कहा कि ओए बेटे 1924 में कि बेटे शादी कर ले, बेटे घर बसा ले, बेटे अपना परिवार बना ले। तब शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि ये मातृभूमि ही मेरी दुल्हन है, ये मातृभूमि ही मेरी देश है। जब तक मैं इस मातृभूमि को इन गौरों से अंग्रेजों से आजाद नहीं करवा दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोच सकता हूं। साथियों उसी दौरान चिट्ठी लिखकर शहीद आजम भगत सिंह ने अपना घर छोड़ दिया। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, तमाम लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोस के घर में। वो कहावत ऐसे ही नहीं बन गई, वो कहावत ऐसे ही नहीं बन गई। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो, क्योंकि भगत सिंह अगर बनना है तो बहुत कम उम्र में मरने की भावना को पैदा करना पड़ेगा। देश की आजादी के लिए घर परिवार सुख चैन सब कुछ छानना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। वो भावना शहीद आजम भगत सिंह के अंदर थी और चिट्ठी लिखकर अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने पंडित चंद्रशेखर आजाद की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया और उसके अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने काकोरी कांड तो आपने सुना होगा। काकोरी कांड के अंदर, क्योंकि आप कोई मूवमेंट चला रहे हैं, आप कोई सोशल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चला रहे हैं, आप देश को आजाद करने का कोई मूवमेंट चला रहे हैं। आज भी अगर हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं तो उस मूवमेंट को चलाने के लिए आर्थिक चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना। बिना आर्थिक चीजों के हम लोग कोई भी मूवमेंट सफल नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें अपने मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, खजाने की आवश्यकता थी। तो उन्होंने काकोरी कांड करने का प्लान बनाया। काकोरी कांड जिसके अंदर अंग्रेजों का खजाना ट्रेन के अंदर भर के जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद की पूरी फौज ने भगत सिंह के साथ मिलकर उस काकोरी कांड को अंजाम देने का काम किया और वो लोग इसमें सफल भी रहे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खां उस खजाने को लूटने के बाद पकड़े गए। खजाना लूट लिया गया, वो उसमें सफल रहे, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुना दी गई और वो लोग फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिए गए। भगत सिंह अकेले में बैठ के सोच रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल को उन्हें एक बात याद आई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, नारा आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका मायना भी आपको जानना चाहिए। सरफरोशी यानी कि सर कलम कराने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यानी कि देश के लिए मर मिट जाने की तमन्ना हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यानी कि दुश्मन जो हमें मारने का प्रयास कर रहा है, जो देश को गुलाम बनाने का प्रयास करा, जिसने देश के तमाम लोगों को मार दिया, अब हम देखेंगे उनकी बाजुओं में कितना दम है। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर उन्होंने पढ़ा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों वो एक दशहरा का मेला होता था, उसके अंदर गए। दरअसल भगत सिंह को लिखने का बहुत शौक था। उनके बहुत लेख उस समय के जो भी आर्टिकल, जो भी मैगजीन्स होती उसके अंदर छपते थे। भगत सिंह
अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था उसके दौरान लेख लिखते थे। वो अपने लेखों को मेला ग्राउंड के अंदर जाके बांट रहे थे, अपने पर्चों को मेला ग्राउंड के अंदर जाके बांट रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने उनको पकड़ लिया, उन्होंने बम फेंका, भागने का प्रयास किया, फिर से पुलिस ने थर दबोच लिया। आखिर आप लोग अंग्रेजों का जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके खिलाफ पर्चे बांट रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने सोच लिया कि इन्हें छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। तो उस समय एक ऐसी धनराशि उसकी जमानत के लिए लगाई गई 60,000। आज के 60,000 नहीं, उस समय के 60,000 कितने होते होंगे, ना जाने कितने खेत बेचने पड़े होंगे भाई भगत सिंह के पिताजी को। भगत सिंह के पिताजी ने 60,000 रुपए कोर्ट के अंदर जाके पेश के उनकी जमानत करा ली, और जैसी जमानत से बाहर आए वो दोबारा से देश की आजादी के लिए और बहुत सारे कार्य करने लग गए। साथियों 1928 में लाला लाजपत राय जो थे तो नरम दल के, लेकिन भगत सिंह के गुरु के समान थे। उनकी विचारधाराएं आपस में नहीं मिलती थी, एक तो गरम दल एक नरम दल। गरम दल के थे भगत सिंह और नरम दल के थे लाला लाजपत राय। लेकिन लाला लाजपत राय भगत सिंह के पास पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचे, उन्हें समझाया कि हम ऐसे करके एक आंदोलन करने जा रहे हैं, आप लोग उसमें समर्थन करिए, हम लोग मिलकर देश को आजाद कराएंगे। लाला लाजपत राय के कहने पे, हालांकि वो लोग उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे, लेकिन लाला लाजपत राय के कहने पे साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा था, जिसका समर्थन करने, जिस आंदोलन में हिस्सा लेने भगत सिंह भी पहुंच गए, चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच गए, और वहां पे नारे लगने लगे लाहौर के अंदर, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, इस तरह के नारे लगने लगे। और वहां पुलिस के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लाठीचार्ज का ऑर्डर कर दिया गया। जब लाठीचार्ज किया गया तो बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय उस लाठीचार्ज के अंदर घायल हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान लाला लाजपत राय की देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और इससे, हालांकि लाला लाजपत राय को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी मौत से वो बहुत आहत हुए कि क्योंकि वो भी देश को आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी रास्ते अलग हो सकते, लेकिन हमारा जो मिशन था वो एक ही था कि देश को आजाद कराना है। वो हमारे पिता के समान थे, उनकी मृत्यु का बदला हमें लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट ने उनको मारने का ऑर्डर दिया था, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और साथियों ने प्लान बनाया कि हमें गोली मार के उसकी हत्या करनी है, हमें उसको भी मारना है, क्योंकि लाला लाजपत राय की उन्होंने हत्या कर दी है। साथियों कोतवाली के बाहर जाकर एक एक करके उन्होंने अपना पूरा अड्डा बना लिया, और जैसे ही जेम्स कोर्ट थाने के बाहर निकलता उन्होंने उनको गोली मारने का पूरा प्लान बना रखा था। लेकिन जेम्स कोर्ट की जगह डीएसपी कोतवाली से बाहर आया। डीएसपी जैसे ही बाहर आया, बाइक लेकर निकलने लगा, तो राजगुरु ने डीएसपी को देखते सीने में गोली मार दी। फिर भगत सिंह निकल गए, एक के एक उसको जान से मारने के उद्देश्य से उसके सर में गोली मार दी और उसको वहीं नस्ते नाबूद कर दिया, उसको मार दिया। जैसे वहां से वो लोग भाग निकले तो पीछे से पुलिस ने पीछा किया। एक भारत देश का पुलिस वाला था जिसको चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तू भारत का है, हम तुझे नहीं मारना चाहते, तू देश का हम नहीं मारना चाहते, लेकिन वो मजबूर था ब्रिटिश हुकूमत का, क्योंकि उसने वर्दी पहनी हुई थी। तो चंद्रशेखर आजाद को मजबूरन उसे भी मारना पड़ा और वो वहां से भाग गए। पूरे लाहौर के अंदर लाल स्याही से पर्चे छाप दिए गए कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला हमने सॉन्डर्स को मार के लिया है। अब अंग्रेज इस बात से बहुत भयभीत हो गए कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, हमारी तो बदनामी हो जाएगी। तो ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे लाहौर के अंदर धरपकड़ शुरू कर दी, लोगों के घर घर जाकर दबिश मारनी शुरू कर दी। उन्होंने पूरे लाहौर के अंदर जाल बिछा दिया कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोग जो भी इस घटना में शामिल हैं, वो लोग लाहौर को छोड़कर ना भागने पाए। तमाम रेलवे स्टेशन, तमाम बस स्टेशन और तमाम जगहों पर जाकर उन्होंने अपने ब्रिटिश जितने भी सिपाही थे सब लोग वहां पर शिनाख्त करने के लिए स्थापित कर दिए। साथियों उसी दौरान भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर से भागने की एक नीति बनाई, कैसे लाहौर को छोड़ के भागा जाएगा। उन्होंने भेष बदलने का एक प्लान बनाया कि भेष बदल के हम लोग लाहौर को छोड़कर भाग सकते हैं, हम लोग भेष बदल के पुलिस को चकमा दे सकते हैं। साथियों उसी दौरान भगत सिंह ने, एक महिला है, मुझे उनका नाम याद नहीं, उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मेरी पत्नी बन जाइए, हमें देश की आजादी के लिए बहुत सारे काम करने का। पुलिस ने हमें भी पकड़ लिया, अंग्रेजी हुकूमत ने अगर हमें भी पकड़ लिया तो हमारा सारा आंदोलन बेकार हो जाएगा, हमारा सारा आंदोलन विफल हो जाएगा। वो महिला मान गई, कुछ समय के लिए पत्नी बनने के लिए मान गई। भगत सिंह क्योंकि सरदार थे, दाढ़ी थी, बाल थे, उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटवा ली और मूछे रख के और कैप लगा के बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत की तरह, जैसे अंग्रेज रहा करते उस तरह से कैप लगा के उन्होंने लाहौर के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी। कोई उनको नहीं पहचान पाया, कोई उनकी शिनाख्त नहीं कर पाया। वो लोग बैठे और भटिंडा के रास्ते होते हुए कलकत्ता पहुंच गए और वो लोग ब्रिटिश हुकूमत की नजर में नहीं आए और वो भागने में सफल रहे। साथियों कुछ दिन बाद मजदूरों का एक आंदोलन चल रहा था, उन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाई। ब्रिटिश हुकूमत ने मजदूरों के खिलाफ कोई बिल लेकर आएंगे, उसके खिलाफ वो आंदोलन करे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कानों पे जू नहीं रेंग रही थी, ब्रिटिश हुकूमत उनको नहीं सुन रही थी। तब उन्होंने बहुत साल पहले कहीं किसी एक देश में ऐसी एक बम फेंका गया था असेंबली के अंदर, तो भगत सिंह ने उससे प्रेरणा लेके
कि भाई बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। इस आवाज के साथ बम बनाया। बम बनाने के बाद ब्रिटिश असेंबली के अंदर बम को फेंका। भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह ने वहां पे नारे लगाना शुरू कर दिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह को पकड़ लिया गया और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल के अंदर भी भगत सिंह कहां शांत बैठने वाले थे। जेल के अंदर भी भगत सिंह ने देश के तमाम लोगों को जगाना शुरू कर दिया। जेल के अंदर अच्छा खाना खाने के लिए सुविधाएं नहीं थी। जेल के अंदर बैरक जो थी, उसके अंदर एक बैरक के अंदर 10-10, 20-20 लोग रहा करते थे। एक बैरक के अंदर अच्छी सुविधाएं नहीं थी, खाने को अच्छा खाना नहीं था, खिड़की नहीं थी, दरवाजे नहीं थे सही से। उन्होंने वहां भी उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, अंग्रेजों के सर में दर्द कर दिया, यार ये तो अंदर बैठा, इसको अलग करो, इसको अलग करो। तभी 64 दिन का आमरण अनशन, यानी कि खाना नहीं खाएंगे वो लोग, उन्होंने वो अनशन शुरू कर दिया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अंग्रेज उन्होंने हल्के में लिया। उनके एक साथी की मृत्यु हो गई। दिन पर दिन भगत सिंह का वजन कमजोर होता चला गया। साथियों, फांसी की डेट नजदीक थी। आप याद रखिए 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931 को उनको फांसी होनी थी, लेकिन इस डर से कि भाई बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा ना हो जाए, कोई बड़ा आंदोलन ना हो जाए, अंग्रेजों ने इस डर से उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। एक दिन पहले ही पूछ ली। उन्होंने कहा कि मुझे किताब पढ़नी है, मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा है वो किताब, कि मुझे किताब पूरी पढ़नी है, कि भाई पढ़ लो, आप पढ़ लो। वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें फांसी होनी। उन्होंने कहा फांसी की डेट तो कल है, कि नहीं तुम्हें फांसी आज ही होनी। 23 मार्च को अंग्रेजों ने उनकी फांसी की डेट को निश्चित कर दिया। फांसी उसके डर से, किस डर से, कि कल को यहाँ पे देश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू हो रहे हैं भगत सिंह के लिए, बहुत बड़े लेवल में भगत सिंह की आजादी के लिए, फांसी के विरोध में आंदोलन शुरू हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई दंगा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई जेल में आग लगा दे देश के लोग। इसीलिए 23 मार्च 1931 करीब शाम 7 बजे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को, साथियों आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। उनसे फांसी देते वक्त भी ये पूछा गया था कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, कि आप हमें वो जो काला कपड़ा होता है वो मत पहनाइएगा, आप हमारे हाथ मत बांधिएगा। लेकिन उन्होंने हाथ ना बांधने की शर्त तो मान ली, लेकिन कपड़े ना पहनाने वाली शर्त को नहीं माना। उन्होंने कपड़ा पहनाया और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमा और उन्हें फांसी दे दी गई। साथियों, मैं उन तमाम क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उन तमाम क्रांतिकारियों को सैल्यूट करता हूं।